हे एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम आपके लेके आ गए फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 152। अगर आपने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है तो हो सकता है कि आपको इस एपिसोड को समझने में परेशानी हो। चल तब भी हम पिछले पार्ट का रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली पिछले पार्ट में जियान का ग्रुप पहुंच चुका था उस माउंटेन रेंज के अंदर जो कि इनकी फाइनल डेस्टिनेशन होती है। दूसरी तरफ अर्थ हॉल के ग्रुप की चिंगशिंग ये भी जियान वाले माउंटेन में होते हैं जो कि होता है बाउंडलेस माउंटेन। लगता है चिंगशिंग का साथ लगने दिया नहीं था क्योंकि उसका सामना होता है नाइट कैट से जिसे बाउंडलेस माउंटेन के उस किंग ने भेजा था। इस नाइट कैट की स्ट्रेंथ होती है 7 स्टार दूधी की। इस वजह से जब चिंगशिंग और नाइट कैट फाइट करना शुरू करते हैं, शुरुआत में तो चिंगशिंग अपने आप को जैसे तैसे करके होल्ड कर पा रही थी, लेकिन चीजें तब बदलने लगती है जब बाउंडलेस माउंटेन का ये अजीब सा एटमोस्फियर उस नाइट कैट की पावर को बढ़ाने लगता है। फिर नाइट कैट चिंगशिंग की बुरी हालत करती है। अच्छी बात यह थी कि इससे पहले नाइट कैट उसे खल्लास कर पाती, जियान इस ब्यूटी को बचाने के लिए पहुंच गया था। वेल एग्जैक्टली बात ऐसी नहीं होती है। असल में जियान के अंदर की होली फ्लेम इस लड़की की तरफ आकर्षित हो रही थी। हमें बाद में मालूम पड़ता है कि इस लड़की के पास एक फ्लेम है जिसे उसे येंची ने दिया था, और येंची होता है म्यूइंग का बड़ा भाई। और उसकी आइडेंटिटी क्या होगी आप समझ ही गए होगे। लगता है नाइट कैट ने भी जियान को चिंगशिंग की तरह समझ लिया था और उसकी एक गलती उसके ऊपर बहुत भारी पड़ती है। जियान इस बिल्ली को मार मार के भीगी बिल्ली बना देता है। ऑफ कोर्स वो भीग गई थी अपने खून से। जब चीजें जियान की तरफ झुक रही होती है, उस नाइट कैट ने बुलाए थे अपने दो साथी जो कि टू हेडेड यालोंग और शांग जंग होते हैं। ये दोनों भारी भरकम से बीच थे। शुरुआत में जियान टू हेडेड यालोंग से फाइट करता है। जब वो उसके ऊपर भारी पड़ने लगा था, फाइनली वो शांग जंग जियान से फाइट करने के लिए आता है। इसके पूरे शरीर के ऊपर ब्राउन फर होता है, बेसिकली बालू से इवॉल्व हुआ था। चीजें हो गई थी एंड में जाके काफी इंटेंस। और चलो वहीं से हम इस एपिसोड की शुरुआत भी करते हैं। जो शुरुआत में शांग जंग जियान से फाइट करने के लिए आया था, उसे लग रहा था कि जियान को हराना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन चीजें उल्टी होती है। अब उसके चेहरे का वो डिस्टेंस गायब हो गया था और उसे रिप्लेस कर लिया होता है सोलम एक्सप्रेशन ने। हालात को समझ के वो शांगजन फाइनली ट्रांसफॉर्म होने लगा था। उसकी ओरिजिनल बॉडी जो कि 2 मीटर लंबी थी वो अब तेज से फूलने लगती है। तो वो पहुंच जाता है 5 मीटर की हाइट पे। वहीं पे उसके शरीर पे मसल्स एकदम खतरनाक तरीके से बढ़ते हैं। ये अब एकदम फिरोशियस लगने लगा था। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति ऐसे बीस्ट को देख ले तो शायद सदमे से ही उसकी जान चली जाए। दूसरी तरफ जियान के शरीर में से ब्रिलियंस बाहर आ रही थी। ये चकाचौंध करने वाली रोशनी होती है उसके फ्लेम्स की। वो अपने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक का यूज करके सीधा लेट से 6 स्टार दूधी से 7 स्टार दो एम्बर के अर्ली स्टेज पे पहुंच गया होता है। असल में जियान सिर्फ होली फ्लेम की पावर कोई टेस्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि वो जानना चाहता था कि उसका क्लैन मार्क क्या भी उसे वो बूस्ट दे सकता है। युद्ध के मैदान में शांग जंग की हंसने की आवाज गूंजती है। म्यू यिंग चिंगजिंग को पीछे ले जाके बोलती है हमें पीछे रहना होगा। अब मुझे लगता है इस बैटल की इंटेंसिटी और बढ़ेगी। ऑफ कोर्स चिंगजिंग भी इसे सेंस कर पा रही थी। उसकी नजरें जियान के ऊपर चिपकी होती हैं। जिस तरीके से जियान ने पिछली बैटल लड़ी होती है, ये कहा जा सकता है कि चिंगजिंग ने उसे देख के एकदम मंत्रमुग्ध हो गई थी। सुनाई देती एक शूइंग की आवाज। ये आवाज हवा के फटने की होती है। एक बहुत बड़ा क्लॉ जो कि स्पेस को चीर के बाहर आया था वो जियान को अपना टारगेट बनाता है। इस अटैक का नाम था टीयरिंग विंड क्लॉ। जैसे अटैक पहुंचता है जियान के करीब, हम उसके फिगर को अचानक से इल्यूजरी होते हुए देखते हैं। उसका फिगर कई मीटर्स पीछे अपीयर होता है। जियान की हथेली में से चकाचौंध करने वाली रोशनी बाहर आई थी। ये होता है ग्रेट हेवन फॉर्चून पम्प। नेक्स्ट मोमेंट में बूम की आवाज के साथ दोनों अटैक एक दूसरे से टकराए थे। जियान और शांगजन को एक कदम पीछे लेने पड़ते हैं। शांगजन अपने सिर को हिलाते हुए बोलता है लगता है तुम्हारी पावर बस शो के लिए नहीं है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है। इन तीनों इंसानों में उसका जियान का व्यू बदल गया था। असल में बात ऐसी होती है कि बाउंडलेस माउंटेन के जो बीस्ट थे उनमें शांगजन काफी प्राइडफुल होता है। उसे ज्यादा चालाकी करने की आदत नहीं होती। दूसरी तरफ उसका मास्टर जो कि इस माउंटेन का किंग है किसी जरूरी काम में लगा हुआ है। शांगजन नहीं चाहता था कि कोई भी उसके मास्टर को डिस्टर्ब करे। इस वजह से जियान से टकराने के बाद वो एक तरीके से डिफेंसिव पोजीशन में आ जाता है। ऐसा लगता है वो किसी को पास नहीं होने देगा। ये देख के जियान कहता है क्योंकि तुम हमला नहीं कर रहे हो तो चलो इसकी कमी मैं पूरी करता हूँ। फिर से एंशिएंट रूलर उसके हाथ में अपीयर हुई थी जिसमें से टेरिफाइंग पावर रेडिएट हो रही होती है। तुरंत ही और भी दुखी को रूलर में डालते हुए जियान इसे साइड से घुमा देता है। एक मैसिव फायरी आर्क जो कि कई 100 मीटर बड़ा होगा वो सीधा शांगजन की तरफ आगे बढ़ गया था। इस अटैक को देख के म्यूइंग की आंखें भी नैरो होती हैं। वो कहती है अटैक सच में पावरफुल है। उसे फील हो रहा था कि इस बार जियान सच में सीरियसली फाइट करने के मूड में। ये अटैक एक 6 स्टार दूधी के पीक एक्सपर्ट की भी जान ले सकता था। वहीं पे चिंगशिंग जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख रही होती है उसकी नजरें जियान की रूलर पे जाती है। वो कहती है वेपन ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मुझे लग रहा है जियान की पावर को
बढ़ा रहा है। इस ओवरवेलिंग मोमेंटम के साथ बढ़ रहे अटैक को देख के शान जंग की आंखें एक्साइटमेंट और डिटर्मिनेशन से भर जाती हैं। वो एक बार रोर करके अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लेता है। अगले पल उसके दोनों हाथों ने जियान के अटैक को रोक लिया था। ये देख के जियान भी शॉक हो गया होता है। इस अटैक में चाहे कैसी फ्लेम हो, ऐसा लगता है जैसे शांग जंग को कोई दर्द महसूस ही न हो रहा हो। ये बाकी की एनर्जी को अपने शरीर में ऑब्जर्व कर रहा होता है। शांग जंग की हंसने की फिर से आवाज गूंजती है। वो कहता है हा हा हा, मैंने इतना जिंदा आज से पहले महसूस नहीं किया। वो कहता है एक बार फिर से हो जाए। अब तक जियान की अटैक की स्ट्रेंथ कम हो गई थी। जैसे शांग जंग अपने दोनों हाथों को खोलता है, वो एनर्जी हवा में मिल जाती है। जब काम एक अटैक से नहीं चल रहा था तो जियान ने अपनी रूलर को फिर से डांस करवाना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक अटैक आते हैं, लेकिन शांग जंग इनका जवाब बस अपने हाथों से देता है। इंटरेस्टिंग चीज बस ये होती है कि वो जियान के अटैक्स की पावर को लगातार एब्जॉर्ब कर रहा होता है। कुछ समय के बाद जियान भी नोटिस करता है, उसकी इंस्टिंक्ट्स चिल्लाती है कि एक जाल है। फाइनली उसने अपनी रूलर को रोक दिया था। लगता है शांग जंग ऐसा चाहता नहीं था। वो जियान को चिढ़ाते हुए बोलता है रोके क्यों, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक टिक पाओगे। शायद जियान और बाकियों को पता नहीं होता, लेकिन शांग जंग जियान की एनर्जी को लगातार बाउंडलेस माउंटेन की उस गुफा में पहुंचा रहा था। इस गुफा के अंदर होते हैं वही दो कल्डन जिनमें वो खून उबलने लगा होता है। ऐसा लगता है जियान की फ्लेम्स की वजह से ब्लड एसेंस और मैजिकल कोर में से एनर्जी और भी तेजी से बाहर आने लगी हो। क्रैक क्रैक की आवाजों के साथ उस गुफा के अंदर स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा था। सीन वापस लौटता हम देखते हैं उस टू हेडेड यालोंग को। उसके दो सरों में से एक सर बोलता है मुझे शांग जंग के अंदर से कुछ अजीब महसूस क्यों हो रहा है, ऐसा लगता है ये कोई और हो। मुझे याद है कि जब शांग जंग फाइट किया करता था उसके अटैक्स बिल्कुल बंद नहीं होते हैं। ये सुन के टू हेडेड यालोंग का दूसरा सर बोलता है क्या तुमने नोटिस किया कि ये लगातार उस लड़के की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है। हर बार जब ये अटैक्स का सामना करता है एक सिग्निफिकेंट फ्लेम एनर्जी इसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है। आखिर इसके पीछे राज क्या है, क्योंकि बगल में नाइट कैट खड़ी हुई थी, उसकी आंखें पैनी हो जाती हैं। वो कहती है फ्लेम की पावर को अब्सॉर्ब करना। भले ही नाइट कैट का आकार इन दोनों बीस्ट के बराबर न हो, तब इस बाउंडलेस माउंटेन में इनकी बराबर की टेरिटरीज होती है। नाइट कैट याद करती है कि किस तरीके से उसके मास्टर ने अपनी गुफा के अंदर बहुत सारा ब्लड एसेंस और डीमन कोर्स इकट्ठे करे हैं। इतनी एनर्जी के होने के बाद भी उसके मास्टर ने एक बार बोला था कि उन्हें किसी और चीज की जरूरत है, और अब सिचुएशन को ऑब्जर्व करके वो समझ जाती है कि वो कमी फ्लेम की थी। ऑफ कोर्स यहाँ पे नॉर्मल फ्लेम्स काम नहीं करने वाली, क्योंकि वो इतने सारे डीमन कोर्स और ब्लड एसेंस की पावर को बाहर नहीं निकाल सकती है। इनके ऊपर बस यूनिक फ्लेम ही काम कर सकती है। नाइट कैट कहती है क्या सच में? ये देख के टू हेडेड यालोंग उसकी तरफ मुड़ा था। वो कहता है क्या हो गया? भले इस बीस के सर दो हो, तब भी अपने आप को अकेला पाता है। एक तरफ तो शांग जंग लगातार जियान की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, और दूसरी तरफ इस नाइट कैट का कुछ अजीब ही बर्ताव है। ये चीजों को और भी अजीब बना देता है। वहीं पे नाइट कैट जिसका दिल शौक से भरा हुआ था, वो टू हेडेड यालोंग के सवाल को सुन के अपने सर को हिलाती है। सीन लौटता वापस बैटल फील्ड में। शांग जंग के ऊपर लगातार इतने सारे अटैक करने के बाद अब जियान काफी कंफ्यूज फील कर रहा होता है। वो भौं से कोड़ के बोलता है ये बीस्ट फायर एट्रीब्यूट की एनर्जी को पोसेस नहीं करता, फिर भी इसकी मेरी फ्लेम को ऑब्जर्व करने की हिम्मत हो गई। क्या इसे बैकलैश का डर नहीं है? जब वो ध्यान देता है शांग जंग के शरीर पे, वो पाता है कि उसके अटैक्स चाहे कितने भी खतरनाक रहे हो, शांग जंग की बॉडी को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। ऐसा लगता है अटैक्स उसकी त्वचा के नीचे भी नहीं गए हों। जियान कहते हैं नहीं यहाँ पे कुछ गलत है। भले ही शांग जंग ने मेरी फ्लेम्स को ऑब्जर्व किया हो, लेकिन लगता है इसके अंदर स्टोर नहीं हो रही है। जियान की अपनी एम्परर फ्लेम की ऊपर मास्टरी उसे बताती है कि उसकी फ्लेम इस जगह से गायब हो रही है। तुरंत ही उसके आईब्रोज के बीच में से खतरनाक रिपल्स रिलीज हुई थी। तुरंत ही जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पहुंचती है बाउंडलेस माउंटेन के टॉप पे। भले वो घना धुआं उसके रास्ते को रोक रहा हो, बट जियान फील कर पाता है कि उसकी फ्लेम एनर्जी इस पहाड़ के ऊपर मौजूद है। जियान कहते तो ऐसी ही बात है, ये शांग जंग मेरी फ्लेम्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, बल्कि ये बाउंडलेस माउंटेन के टॉप पे चैनल कर रहा है। भले उसे पता ना हो कि ये बीस्ट ऐसा क्यों कर रहा है। जियान को माउंटेन टॉप में से एक ऑमनस और डेंजरस ऑरा फील हो रहा था। अब तक उस टू हेडेड यालोंग का धैर्य बहुत कमजोर हो गया था। वो फाइनली खुद को रोक नहीं पाता। उसके दोनों सर साथ में बोलते हैं लॉर्ड शांग आप आखिर कर क्या रहे हो? आपके लिए तो इस लड़के को फिनिश करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये सुन के फाइनली शांग जंग की नजरें उसकी तरफ गई थी। वो डिस्टेंस से भरी आवाज में कहता तुम क्या ही जानते हो? शांग जंग मनी मन में कहता है मास्टर को ये पोटेंट फ्लेम चाहिए। मैं जितना ज्यादा इन्हें ऑब्जर्व करूंगा उनके सफल होने के चांसेस और बढ़ेंगे, और जैसा ही हमारा प्लान सक्सीड होता है मास्टर्स के द्वारा मिलने वाले उन रिवॉर्ड से मैं और भी पावरफुल हो जाऊंगा। दूसरी तरफ जियान जो कि इस पूरी कन्वर्सेशन को सुन रहा था, उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए होते हैं। वो कहता है अगर तुम्हें मेरी फ्लेम्स की इतनी जरूरत है तो चलो मैं देखना चाहूंगा कि क्या तुम इन्हें हैंडल कर पाओगे, क्योंकि जानवरों की इंस्टिंक्ट्स बहुत ही पैनी होती है। शांग
शांगजन तुरंत ही सेंस करता है कि उसके ऊपर खतरा आने वाला है। इस वजह से बिना हेजिटेशन के उसने जियान के ऊपर अटैक्स करने शुरू कर दिए थे। पहले पहले क्लॉ अटैक्स जियान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तुरंत ही जियान यूज करता है एजिलिटी टेक्निक को। उसका फिगर आगे पीछे जाता है। जियान कहते हैं बीस्ट को छुपा रहा है क्योंकि उसके पास ये सब सोचने का समय नहीं था। उसने एक बार फिर से अपने हाथ में रूलर ले ली थी। रूलर के एंड पॉइंट पे खतरनाक पावर इकट्ठी होने लगती है, लेकिन जियान का फिगर बिल्कुल रुकता नहीं है। ये देख के शांगजन की आंखें नैरो हो गई थी। वो मन ही मन में कहता है क्या इसका फाइनल अटैक होने वाला है। आसमान में गूंजती है जियान की आवाज, जो कि अभी अपनी रूलर को सर के ऊपर उठाया था। वो कहता है भली मैं जानता हूँ कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। उसके मुंह से आखिरी शब्द बाहर आए होते हैं, उसका फिगर किसी रॉकेट की तरह शांगजन की तरफ आगे बढ़ गया था। जियान की आंखों के पैनेपन को देख के शांगजन तुरंत ही अपने हाथ को जमीन में पटकता है। बैंग की आवाज के साथ जमीन फट गई थी। इसमें से मिट्टी की दीवार बाहर आई थी जो कि जियान के अटैक को ब्लॉक करने वाली थी। इसी मोमेंट में बूम 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 की आवाज के साथ हम जियान की रूलर को उस अर्थन बॉल से टकराते हुए देखते हैं। फिर से कुछ और बूम बूम की आवाज सुनाई देती है। जियान जैसे दीवारों को तोड़ता है, वो शांगजन और भी दीवारें बनाता रहता है। ये सीन कुछ 2 सेकंड्स तक चलता रहता है। तभी शांगजन की हंसने की आवाज जियान को सुनाई देती है। वो कहता है लड़के तेरी फ्लेम्स के लिए धन्यवाद, मैं तुझे मृत्यु का भय अनुभव करवाता हूँ। ये कहते उसका और भी वाइल्ड हो गया था। शांगजन के पैरों के नीचे से जमीन में क्रैक फैलने लगते हैं। अपने सामने के इस बीच में से जियान को अलग ही लेवल का डेंजर सेंस हुआ था। वो कहता है क्या ओवरवेलिंग प्रेशर है। एक बार फिर से उसकी आंखें पैनी होती है। उसके एक हाथ पे वो होली फ्लेम फ्लेकर होने लगी थी। इससे पहले चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो पाती, इस बाउंडलेस माउंटेन के टॉप पे से किसी की शांत आवाज बाहर आती है। वो आवाज कहती है बहुत हो गया, वापस आ जाओ, अब प्लान को शुरू करने का समय आ गया है। इन शब्दों को सुन के शांगजन, जो कि किसी बैटल क्रेज्ड डीमन की तरह लग रहा था, अचानक से वो भीगी बिल्ली बन गया होता है। बिना हिचकिचाए वो माउंटेन टॉप की तरफ शूट होता है। पीछे बस उसकी आवाज रह जाती है। वो कहता है लेट्स गो। ये देख के नाइट कैट और 2 हेडेड यालोंग अचानक से हवा में मिल गए थे। साफ तौर पे ये माउंटेन की समिट पे जा रहे होते हैं। अब युद्ध के मैदान में बस जियान रह गया था। ऑफ कोर्स वो भी इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी को देख रहा था, जहाँ पे उस घने धुएं को एक क्रिम्सन मिस्ट ने रिप्लेस कर लिया है। उसे लाल रंग की मिस्ट बहुत सिनिस्टर लगती है। सीन दिखाया गया था 5 एलिमेंट माउंटेन के टॉप का। यहाँ एक पवेलियन मौजूद थी। इसमें बैठा फिगर फाइनली अपनी आंखें खोलता है। वो बाउंडलेस माउंटेन की तरफ देख के बोलता है ऐसी फ्लक्चुएशंस, क्या सच में वो एक्शन लेने वाला है। ये जगह होती है 5 एलिमेंट बीस्ट का ठिकाना। ये कहा जा सकता है कि 5 एलिमेंट बीस्ट एक यूनिक एंटिटी है। इसके पावर्स होती है 5 एलिमेंट से बनी हुई। वहीं पे इसकी बॉडी के हर एक हिस्से को एक्सट्रीमली रेयर ट्रेजर्स कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि लोलिंग माउंटेन के अलावा अब इस बीस्ट को और कहीं देखा नहीं जा सकता था। इसके ब्लड का यूज करते हैं वो एक्सपर्ट्स जो कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। वहीं पर अगर बात करिए इसके मैजिकल कोर की, तो कहा जाता है कि इमोर्टल लेवल की पेस को रिफाइन करने के लिए इसका मैजिकल कोर एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इस 5 एलिमेंट बीस्ट की असली फॉर्म होती है एक बहुत बड़े कछुए की। इसके शैल में 5 रंग की लाइट चमक रही होती है। अभी हम इसकी आंखों में एक डाउट को देख सकते हैं। भले ही 5 एलिमेंट बीस्ट के नाम का डर चारों तरफ फैला हो, लेकिन काफी कम लोगों को पता होता है कि इसका असली नाम 5 एलिमेंट गोल्डन टॉर्टॉइस होता है। 5 एलिमेंट टॉर्टॉइस बोलता है मुझे शुरुआत से बाउंडलेस माउंटेन पे कोई भरोसा नहीं हुआ। हालांकि मुझे भी लग रहा था कि उस बंदे की एम्बिशन छोटी नहीं है, लेकिन इतना पागल निकलेगा मैंने भी नहीं सोचा था। बाउंडलेस माउंटेन के ऊपर किन खूनी बादलों को देख के मैं दूर से ही कह सकता हूँ कि ये प्री माउंटेन रेंज की बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एज अ डेड बीस्ट कैसे पता नहीं है कि हमारी स्ट्रेंथ चाहे कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन हम इस लोलिंग माउंटेन से बाहर नहीं जा सकते। भले 5 एलिमेंट टॉर्टॉइस उस बाउंडलेस माउंटेन किंग के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा हो, बट उसकी आंखों से वो डर छिपता नहीं है। आखिरकार बाउंडलेस माउंटेन को लोलिंग माउंटेन में सबसे पावरफुल ऐसे ही नहीं कहा जाता। वो कछुआ कहता है जाने दो। हर बार बर्निंग इंसेंस पवेलियन के वो इंसान इन पहाड़ों की श्रृंखला में आते हैं। अक्सर इनका टारगेट मैं ही होता हूँ, लेकिन मैं जो कि एक डिग्निफाइड 5 एलिमेंट गोल्डन टॉर्टॉइस हूँ, आखिर में इतनी आसानी से इनके हाथ में कैसे आ सकता हूँ। जैसे जैसे कछुआ बोलता है, हम इसके भारी भरकम फिगर को दूर जाते हुए देखते हैं। ये 5 एलिमेंट माउंटेन के किनारे की ओर जा रहा होता है। सीन फिर से एक बार शिफ्ट हुआ था। ऑफ कोर्स ये 5 एलिमेंट माउंटेन की पड़ोस की जगह होती है। यहाँ पे बात हो रही है टियानमी माउंटेन की। इस घने जंगल में जहरीले कीड़ों की कमी नहीं होती। यहाँ के पेड़ पौधे भी इतने जहरीले होते हैं कि किसी को भी छूने से जान जा सकती है। इस जंगल की गहराइयों में हम एक मॉन्स्टरस क्रीचर को जागते हुए देखते हैं। इस जीव के 6 पैर थे। वहीं पे इसकी आंखें दरिंदगी से भरी होती हैं। वो भी बाउंडलेस माउंटेन की तरफ देख रहा था। वो बीस्ट कहता है ये ब्लड क्लाउड, क्या बाउंडलेस माउंटेन को पागल अपने पागलपन
बचपन की सारी यादें पार कर चुका है। ऑफ कोर्स ये क्रीचर टियानमू माउंटेन का किंग होता है। इसे कहा जाता था टियानमू जायंट बीस्ट। इसके कोई भी हाथ नहीं होते, बल्कि इसके होते हैं 6 पैर। लेकिन जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो होती है बहुत सारी आंखें। अगर डरावने क्रीचर्स की बात करी जाए तो इसे काफी हाई रैंक किया जाएगा। उसकी उन आंखों में से एक आंख शिफ्ट हुई थी, लगता है उसने कुछ सेंस कर लिया हो। वो किसी से कहता है हैमस्टर जाओ, लगता है यहाँ पे कुछ घुसपैठी आ गए हैं। फिर वो एक और फिगर को बुलाता है, वो कहते हैं अर्थ स्नेक तुम बाउंडलेस माउंटेन जाओ, तुम्हें पता लगाना हुआ कि वो मैडमैन क्या कर रहा है। अगर वहाँ पे कुछ बड़ा होता है तो मुझे तुरंत बताना। इस टियानमू जायंट बीस्ट की आवाज एकदम भारी भरकम होती है और उसको सुनते हुए एक बहुत बड़ा काले रंग का स्नेक और एक कोलोसल हैमस्टर ये शैडोज में से बाहर आए थे। एक बार हल्के से अपने सिर को झुका के ये अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और टियानमू जायंट बीस्ट खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मूर्ख हमारे लिए ज्यादा बड़ी परेशानी खड़ी नहीं करेगा। उसका मुंह चलता रहता है लेकिन उसकी आंखें बंद होने लगी थी। वो कहता है अगर उसने बर्निंग इंसेंस पवेलियन को गुस्सा दिला दिया तो मैं भी उनके गुस्से से बच नहीं पाऊंगा। आखिरकार उनके बीच में दोशियन लेवल के एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। फाइनली नजारा दिखाया गया था बाउंडलेस माउंटेन का। जियान एक ऊंची सी जगह पे खड़ा होता है, उसकी आंखें देख रही होती हैं उस ब्लड क्लाउड को। चिंगशन और म्यूइंग उसके पीछे थे। ऊपर की तरफ देखे चिंगशन पूछती है हम उनका पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ बात नाइट कैट और बाकियों की हो रही होती है। जियान कहता है बिना किसी कारण के हमें दुश्मनों का भी पीछा नहीं करना चाहिए। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि मेरी फाइट के दौरान उस शांग जंग ने मेरी काफी फ्लेम पावर अब्सॉर्ब करी है। मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये सुनकर चिंगशन अपनी आंखें नैरो करके बोलती है कॉन्स्पिरेसी। उसे भी चीजें थोड़ी गड़बड़ लग रही थी लेकिन असलियत को पहचान नहीं पाई थी। म्यूइंग जो कि खुद इस फिनोमेना को ध्यान से देख रही होती है वो कहती है एग्जैक्टली इस पहाड़ की चोटी पे जो खोरी बादल मौजूद हैं उनमें से मैं जियान की फ्लेम एनर्जी सेंस कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कुछ समय पहले के शांग जंग के एक्शंस इस चीज से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। लगता है जियान अपनी तरफ से और कुछ बोलना चाहता था बट तभी उसे अपनी बॉडी के अंदर एक कमजोरी महसूस होती है। असल में उसने ध्यान नहीं दिया होता। अब स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के इफेक्ट हट रहे होते हैं जिससे जियान कमजोर स्थिति में आ जाता है। जियान को देख के चिंगशन चिंता से भरी आवाज में कहती है तुम्हारी स्ट्रेंथ। जियान उसे दिलासा देता है मैं ठीक हूँ। मैंने लगता है सीक्रेट टेक्निक इफेक्ट्स को हल्के में ले लिया था लेकिन तब भी हम सभी का सेफ होना लगता है मेरे एफर्ट्स खराब नहीं गए हैं। एक दूसरे की कंडीशन पूछने के बाद सभी फिर से फोकस करते हैं माउंटेन टॉप पे। चिंगशन कहती है वहाँ पे एक टेरिफाइंग एनर्जी इकट्ठी हो रही है। ये सुन के म्यूइंग बोलती है तुमने क्या सेंस किया। चिंगशन बताती है कि मुझे लगता है इस माउंटेन के टॉप पे एक हाई लेवल का मैजिकल बीस्ट इंसान के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए ट्रिबुलेशन से गुजरने वाला है। ये सुन के जियान का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो उस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ कम से कम दोशियन लेवल तक होगी क्योंकि वो इंसान के फॉर्म में तभी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लेजेंडरी कही जाती है। अगर वो ऐसा करने में सफल रहता है तो उसके पास इंसानों की तरह कल्टिवेट करने का मौका होगा और साथ में उसके पास होगी अपनी नेचुरल पावर जो उसे औरों से कई गुना बेटर बना देगा। ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे रिस्क भी होते हैं। सबसे बड़ा और पहला खतरा यही होता है कि फेलियर का मतलब होगा पूरी तरीके से तबाह हो जाना। जियान कहते लगता है चीजें बदलने वाली है। अगर बीस्ट सफल हुआ तो लोलैंड माउंटेन की पावर खतरनाक तरीके से शिफ्ट होगी और जब कहीं भी इस तरीके से तख्ता पलट होता है तो चारों तरफ chaos फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये सुन के म्यू इग्नोर करती है लेकिन लगता है चिंगशन के दिमाग में और कुछ था। वो कहती है इम्पॉसिबल। मुझे याद है कि मेरे मास्टर ने कहा था भले इस बाउंडलेस माउंटेन के किंग बहुत ही पावरफुल हो बट इसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार दूधी के पीक से ऊपर नहीं हो सकती क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे मास्टर कोई हमें यहाँ पे आने नहीं देते। जब वे लड़की बार बार मम्मी आती है अपने मास्टर के बारे में जियान अपनी बॉय उठा के बोलता है तुम्हारे मास्टर। चिंगशन बिना हेजिटेशन के कहती है मेरे मास्टर हैं चिंगलाओ। फाइनली जियान चीजों को समझता है और अब उसके दिल में चिंगशन के लिए एक नई रिस्पेक्ट जग जाती है। चिंगलाओ जैसे फिगर के द्वारा डिसाइपल एक्सेप्ट होना ये बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है। सच्चाई को जान के जियान भले उसकी बात पर भरोसा करना चाहे तभी उसके दिमाग में एक और सवाल होता है। वो कहते हैं अगर ये मैजिकल बीस्ट दोशियन लेवल तक नहीं पहुंचाए तो ये ट्रिबुलेशन कैसी। हम सब जानते हैं कि जब मैजिकल बीस्ट दोशियन में ब्रेक थ्रू करते हैं तभी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इंसान में। इसी मोमेंट पे जियान को गोल्डन ड्रैगन की बात याद आती है। उन्होंने एक बार बताया था कि जहाँ पे ज्यादातर मैजिकल बीस्ट सिर्फ दोशियन लेवल तक पहुंचने के बाद ही ट्रिबुलेशन का सामना करने की कोशिश करते हैं लेकिन इनमें से कुछ ज्यादा डेस्परेट भी होते हैं। ये चुनौती देना चाहते हैं 9 स्टार 2 एम्पर लेवल को। ऑफ कोर्स इतनी कम स्ट्रेंथ की वजह से ये एकदम खतरे से भरी मूव है। जियान मनी मन में शिन्यान से पूछता है तो फिर ये बाउंडलेस माउंटेन किंग ऐसा क्यों कर रहा है। जवाब तुरंत आया था। शिन्यान कहते मुझे पता नहीं है लेकिन मैं गैस कर पा रहा हूँ कि इसका
इस 3 माउंटेन रेंज के बैरियर से लेना देना होगा। जब शेनयान और जियान के बीच में बातचीत चल रही होती है, चिंगशिंग कहती है चलो हम ऊपर चलते हैं। आखिरकार कुछ भी करने से पहले हमें सच्चाई जाननी होगी। वैसे भी इस कंपटीशन के अलावा मेरे मास्टर ने मुझे आने से पहले एक और टास्क दिया था। इससे पहले इनकी जर्नी कंटिन्यू होती, हवा में गूंजती एक eerie आवाज। वो आवाज कहती है मुझे लगता है तुम तीनों को यहीं पे रह जाना ही सही होगा। जब ये आवाज जियान को सुनाई दी थी, उसकी बॉडी ट्रेम्बल होती है। तो गॉरफिन के जिस ब्लड को उसकी होली फ्लेम ने दबा के रखा था, वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ क्योंकि म्यूइंग के पास भी होली फ्लेम होती है, उसे इन डार्क एनर्जी से बहुत नफरत थी। वो सिनिस्टर प्रेजेंस को तुरंत पहचान लेती है। म्यूइंग चिल्ला के बोलती है एक दुश्मन। तभी सामने के धुएं में से एक फिगर अपीयर हुआ था। इसके चेहरे पे डिस्डेनफुल एक्सप्रेशन था और इसका ऑरा ओवरवेलमिंग होता है। वो जियान के तीनों ग्रुप को देख के बोलता है तुम तीनों में से जियान कौन है। इस सुन के जियान बहुत से कोड़ लेता है। अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए उसने कुछ मेडिसिन पिल्स खा ली थी। वो फिगर कहता है मेरा यहाँ पे आना 2 रीजंस की वजह से है। इसमें पहला कारण है गोस्ट टेम्पर हार्ट को हासिल करना और दूसरा जियान के सिर को हासिल करना। ऑफ कोर्स इसका मतलब होता है जियान को खत्म करना। जब ये न जाने कहां से आया वो फिगर सीधे जियान को टारगेट करता है। इसने चिंगशिंग को शॉक कर दिया था। वो फील करता है इस फिगर की एनर्जी कम से कम गोस्ट टेम्पर लेवल की है। अपने हाथों में एंशिएंट रूलर को बुला के जियान बोलता है लगता है तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही हाईली सोचते हो। अगर तुम सच में मेरी जान लेना चाहते हो तो पहले मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी वो औकात भी है। ये कहते रूलर ऊपर की तरफ फ्लैश हो गए थे। स्पेस को चीरते हुए अटैक आगे बढ़ता है। इसके जवाब में वो फिगर अपनी 2 उंगलियों को ही आगे बढ़ाता है। बूम की आवाज के साथ जियान पीछे चला गया था। हालात को देख के म्यूइंग भी सीरियस हो जाती है। वो कहती अगर हम आज अपनी जान बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसे हराना होगा। चिंगशिंग ने भी उसका साथ दिया था। दोनों लड़के हैंडसेस को चेंज करती है। वो बंदा अपनी हथेली को जियान की तरफ आगे बढ़ा ही रहा होता है, तभी से तुम पहले पहले अटैक सेंस हुए थे। उसने तुरंत ही अपने सामने एक शील्ड को बना लिया था। इसी मोमेंट पे दोनों अटैक यहाँ पहुंचते हैं। बैंग बैंग की आवाजों के साथ उस शील्ड पे बहुत सारी रिपल बनती है। ऊर्जा से बनी ढाल के पीछे से आवाज आती है और कह रही कैसी फ्लेम्स है। वो बंदा महसूस करता है कि उसकी शील्ड अपने आप ही पीछे हटने की कोशिश कर रही है। ऐसे रिजल्ट को देख के चिंगशिंग का आत्मविश्वास बढ़ गया था। वो कहती लगता है तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जितना तुम दिखने की कोशिश कर रहे हो। बिना दुश्मन को समय देते हुए तीनों लोग एक इंटेंस बैटल में लग जाते हैं। फिर से सुनाई देने लगती है बूम 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 की आवाजें। वो फिगर हवा में डांस कर रहा था। वहीं पे जब उसका अटैक एक फिगर वो पीछे भेजता था तो बचे हुए 2 लोग उसके ऊपर हमला कर दिया करते थे। चिंगशिंग म्यूइंग से कहती है हमें ऑल आउट फाइट करनी होगी। वहीं पे एक घोस्टली फिगर जो कि यिनम्यू होता है, उसकी आंखें भी किलिंग इंटेंट से भर गई थी। यिनम्यू कहता है भले तुम्हारे पास इंप्रेसिव फ्लेम्स हो, लेकिन इनका इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त स्ट्रेंथ नहीं है। अचानक से यिनम्यू के शरीर में से एक अलग ही इविल ऑरा बाहर आने लगा था। तुरंत इस जगह की हवा भारी हो जाती है और जियान के एक्सप्रेशन ग्रेव हो गए थे। वो कहता है ये आसान नहीं होगा। अपनी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करके वो एक और राउंड के लिए तैयार हो जाता है। सीन दिखाया गया था कुछ और देर बाद का, जब तक म्यूइंग और चिंगशिंग मिलके उस यिनम्यू को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका काम था जियान को समय देने का। दूसरी तरफ जियान का फोकस अपनी कोर इंस्क्रिप्शन पे होता है। वैसे उसके लिए अच्छी बात ये थी कि जब से उसने होली फ्लेम को अपना बनाया था, तब से उसके लिए अपनी डिवाइन कोर इंस्क्रिप्शन को कांटेक्ट करना ये बहुत एफर्टलेस हो गया था। ऐसा लगता है होली फ्लेम उसकी डिवाइन कोर इंस्क्रिप्शन को नरिश कर रही हो। कुछ ही समय में जियान के सामने का स्पेस रिपल होता है। हजारों कोर इंस्क्रिप्शन को वहाँ पे अपीयर होते हुए देखते हैं। ये सब जियान की प्रिसाइज कंट्रोल के अंडर हो रहा था। तुरंत ही इंस्क्रिप्शन फैलनी शुरू हो जाती है। इसने एक डिफेंसिव फॉर्मेशन का जंजाल बना लिया था। बहुत जल्दी इनके नंबर्स पहुंच जाते हैं करीब 6000 तक और अब जियान अपने एक थॉट से इसे एक्टिवेट कर सकता था। ये सब करते करते जियान ऑब्जर्व कर रहा होता है यिनम्यू को। जियान पाता है कि जब चिंगशिंग की फ्लेम उस यिनम्यू के हाथ से टकराती है, उसका हाथ ट्रेम्बल हो गया होता है। इस बंदे के स्ट्रेंथ को देखते हुए ऐसा होना नहीं चाहिए। लगता है भले ही चिंगशिंग के पास होली फ्लेम का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा हो, तब भी इसमें एक डेंजरस पावर छिपी हुई है। सीन जाता है यिनम्यू की तरफ। ऑल्दो दोनों लड़कियों की फ्लेम्स उसे परेशान कर रही थी, लेकिन चारों तरफ का एरिया एटमॉस्फेयर और उसका कल्टीवेशन बेस ये उसे दोनों को सप्रेस करने में मदद कर रहा होता है। बैंग बैंग की 2 आवाजों के साथ म्यूइंग और चिंगशिंग दोनों पीछे चले जाते हैं। वो जो फ्लेम्स हवा में रह गई थी उन्हें डार्कनेस निकल लेती है। यिनम्यू कहते हैं आज तेरे मौत से कोई बचा नहीं सकता। ऑफ की आवाज के साथ उसकी बॉडी में से एक विस्कस ऑरा रिलीज हुआ था। कुछ ही पलों में घोस्टली एनर्जी तेजी से फैलती है। इसने जियान और बाकियों के चारों तरफ के एरिया को पूरी तरह से ढक लिया होता है। ये जगह कई 100 मीटर से ज्यादा की होगी। जियान को एक तरीके का डोमेन लगता है। बिना दुश्मन को हराए हुए से बाहर जाना ये उसे मुश्किल लगता है। इस घोस्टली एनर्जी को देखकर चिंगशिंग जिसकी वॉइस से उड़ गई होती है, वो कहती है ये एक इंचेंटमेंट है
जैसे ही घोंसली एनर्जी अपीयर हुई थी वो फील कर पाती कि वातावरण में कैसे बदलाव आए हैं। यूइंग और चिंगशिंग को देख के यिनम्यू के चेहरे पे रिग्रेट फ्लैश होता है। वो कहता है टिस्क टिस्क, अफसोस की बात है कि तुम्हारी ऐसी ब्यूटीज भी आज यहाँ पे दफन होने वाली हैं। इस घोंसली बैरियर के अंदर यिनम्यू की स्ट्रेंथ काफी हद तक बढ़ चुकी होती है। वहीं पे जियन और बाकी लोग फील करते हैं कि उनकी पावर्स उस डार्क एनर्जी के द्वारा सप्रेस हो रही है, क्योंकि यिनम्यू ने सुना होता है कि जियान ने ट्विन घोस्ट एम्पर को भी हरा रखा है। इस वजह से वो जियान के साथ कोई भी चांसेस नहीं लेना चाहता। जियान के लिए और इस समय निकालने के लिए म्यूइंग और चिंगशिन दोनों ही तैयार हो जाते हैं। बट इसी मोमेंट में इनके कान में जाती है जियान की आवाज। वो कहते हैं अब इसे मुझे हैंडल करने दो। जब दोनों लड़कियां पीछे मुड़ी थी उन्हें दिखाई देता है जियान का कॉन्फिडेंट चेहरा। ये देख के इनके दिल में ठंडक फैल जाती है। ऑफकोर्स जियान के ऊपर म्यूइंग को जितना विश्वास था उतना चिंगशिन को नहीं होता। वो स्केप्टिकली बोलती है क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे। वो सेंस कर पा रही थी कि सिनम्यू की स्ट्रेंथ 7 स्टार दोदी से ऊपर की है और इस डोमेन जैसे बैरियर के अंदर ये स्ट्रेंथ और एम्पलीफाई हो गई है। जवाब आया था एक स्माइल के साथ। जियान कहता है डोंट वरी। नेक्स्ट मोमेंट में उसकी बॉडी डिस्टॉर्ट होती है। वो सीधा यिनम्यू के सामने अपीयर हुआ था। जैसे यिनम्यू जियान को सेंस करता है उसकी इंस्टिंक्ट्स खतरा चिल्लाती है। दूसरी तरफ इसी मोमेंट पे जियान के दिमाग में उसे शिनयान की आवाज सुनाई दी थी। शिनयान कहते हैं इस बंदी की एनर्जी ये बहुत पिक्यूलियर है। मुझे ऐसा लगता है कि घोस्ट वर्ल्ड के 9 घोस्ट एम्पर से कनेक्टेड है। जियान मनी मन में कहता है 9 घोस्ट एम्पर। उसे कोरस फॉरेस्ट का वो ट्विन घोस्ट एम्पर याद आया था। अगर यिनम्यू सच में ऐसे डरावने ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो लगता है जियान को और भी ऐसे अपोनेंट्स का सामना करना पड़ेगा। शिनयान फिर से बोलते हैं। वो कहते हैं इसकी रैंक जनरल लेवल पे होगी क्योंकि असली घोस्ट एम्पर 7 स्टार दूरी से कई गुना पावरफुल होते हैं। ये कहा जा सकता है कि 2 लेवल से नीचे इन 9 घोस्ट एम्पर का दबदबा होता है। भले इनकी स्ट्रेंथ पीक दोदी क्लास में न हो तब इन सभी के पास अपनी अपनी एबिलिटीज होती हैं। तुमने जिस ट्विन घोस्ट एम्पर को हराया था मुझे लगता है वो टॉप 6 में आता होगा और शायद तुम्हें पता नहीं है कि जब तक घोस्ट एम्पर का हार्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता है तब तक उसके पास दोबारा जीने का मौका होता है। इन शब्दों को सुनकर जियान का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। शिनयान आगे बोलते हैं अगर तुम ट्विन घोस्ट एम्पर के हार्ट को डिस्ट्रॉय करने के सोच रहे हो तो ये कोई आसान काम नहीं होने वाला, क्योंकि सातों दुनियाओं में ऐसे बहुत ही कम आइटम्स हैं जो इस काम को पूरा कर सके। सीन कहता है यिनम्यू की तरफ। उसकी आंखें अभी कोल्ड थी। वो जियान के विचारों को रोकते हुए बोलता है लड़के तो घोस्ट एम्पर के हार्ट को मेरे हवाले कर दे। ये कहते ही बूम की आवाज के साथ उसका ऑरा और भी टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच गया था। ये प्रेशराइज करने की कोशिश करता है जियान को। वो सोच रहा था कि डेस्परेशन में जियान घोस्ट एम्पर के हार्ट को नुकसान न पहुंचा दे। वहीं पे जब चिंगशिन इस डिमांड को सुनती है उसके दिमाग में कई विचार आने लगते हैं। उसके मास्टर ने बताया था कि घोस्ट एम्पर का हार्ट घोस्ट एम्पर की पावर का कोर होता है। क्या जियान के पास सच में ऐसी चीज मौजूद है। दूसरी तरफ म्यूइंग एकदम फोकस्ड रहती है। वो जियान को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी समय एक्शन लेने के लिए तैयार थी। ऐसा लगता है जियान तक गहरी सोच में चला गया था और जब वो किसी चीज को डिसाइड कर लेता है वो फिर से यिनम्यू की तरफ देखता है। जियान बोलता है ट्विन घोस्ट एम्परर का हार्ट। हाँ, उसके चेहरे पे स्माइल आती है। बिना एक और शब्द को बर्बाद करते हुए वो अपनी हथेली को ऊपर करता है। पफ की आवाज के साथ एक लोटस शेप की फ्लेम अपीयर हुई थी। इसमें से प्योर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बाहर आ रही होती है। बिना हेजिटेशन के इस फ्लेम को यिनम्यू की तरफ शूट कर दिया गया था। जब यिनम्यू देखता है उस फायरी लोटस फ्लेम को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए उसका चेहरा एकदम ट्विस्ट हो जाता है। वो कहता है ये घोस्ट एम्पर हार्ट नहीं है। डैम इट। जल्दबाजी वो समन करता है बहुत सारी घोस्टली एनर्जी को। कई ही की आवाजों के साथ में उस घोस्ट एनर्जी में कई चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन लगता है तभी वो लेट हो चुका था। एनाइलेशन लोटस स्पेस को फाड़ते हुए सीधा यिनम्यू के सामने अपीयर होता है और फिर सुनाई देता है हमें एक टेरिफाइंग बूम का साउंड जो चारों तरफ घोस्ट एनर्जी का बैरियर होता है। जियान के फायर लोटस से बाहर आने वाली फ्लेम्स ने उसे बिल्कुल झकझोर कर रख दिया होता है। बहुत जल्दी हम इसकी ऑपरेसिव घोस्टली एनर्जी को उन टेरिफाइंग फ्लेम वेव्स के द्वारा जलते हुए देखते हैं। अंदर से आती कई आर की आवाजें, ये चीखने की आवाजें यिनम्यू की थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्सप्लोजन में घोस्टली फिगर लगातार अपने चेहरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर सुनाई देती है बूम की आवाज, लेकिन ये बहुत तेज नहीं थी। जब वो फायर स्टॉर्म धीरे धीरे शांत हुआ होता है सभी के सामने एक ट्रांसलुएंट कमजोर सी बॉडी बाहर आती है। ये एक जलती हुई फ्लेम की तरह लग रही थी। यिनम्यू के असली फॉर्म को देख के जियान इसे तुरंत पहचान लेता है। वो कहता है एक सोल बॉडी। अभी वो सोल बॉडी घूर रही थी जियान को। उसकी आंखों में जहरीली नफरत भरी होती है। वो कांपती हुई आवाज में कहता है तुम भले आज तुम जीत गए हो लेकिन हमारा घोस्ट वर्ल्ड तुम्हें जाने नहीं देगा। बिना किसी डर के जियान अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। वो कहता है तो फिर उन्हें आने दो। जहाँ तक बात रही तुम्हारा समय खत्म हो गया है। भाई सोल बॉडी का अंजाम क्या होने वाला है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में मालूम पड़ेगा, लेकिन एक हद तक हम इसे गैस कर सकते हैं क्योंकि इसके कई उदाहरण हमें पिछली बीटीएच की स्टोरी में देखने को मिले हैं। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया हो तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें
उसमें हमें बिग शॉट्स दिख रहे होंगे। चलो मैं उसके बारे में ज्यादा बताने वाला नहीं हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब के बटन को दबा दो, जिससे आने वाली वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचे। वहीं पे अगर आप उनमें से एक हो जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं होता है, तो आप डेफिनेटली हेल गार्डन के प्रीमियम मेंबर बन सकते हो और एंजॉय कर सकते हो अर्ली एक्सेस वीडियोस को। हर शाम हम सारे मेंबर्स के लिए आगे आने वाले एपिसोड्स पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं। हमारे नॉर्मल मेंबर्स रहते हैं एक एपिसोड आगे, वहीं पे इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर वाले मेंबर्स ये हमेशा 2 एपिसोड आगे रहते हैं। ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पीस आउट।